हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। आज हम आए हैं एक नया चैप्टर लेकर, नया टॉपिक लेकर। चैप्टर नंबर 3 का हमने स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में किया था एटॉमिक रेडियस, ये रेडियस वगैरह, वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे केमिस्ट्री में। वो +1 +2 हर जगह काम आते रहेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। किस किस के बारे में? आयनाइजेशन एंथैल्पी, सही है। एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री का बेस है ये। इनको बड़े ध्यान से सुनिए, पॉइंट्स नोट करिए, कॉपी पेन निकालिए, स्टार्ट करिए। मेरा नाम है हरीश, तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लिख रखा है। एंथैल्पी एंड एनर्जी इज वन एंड द सेम थिंग। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बार बार IE बोलूँगा, तो याद रखना। पूरा नहीं बोलेंगे, IE बात करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये IE या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होता गया, इसको ध्यान से समझिए। देखो, मान लो एक एटम है, एक एटम, किसी का भी एटम, उसके पास न्यूक्लियस होगा और ऐसे शेल्स होंगे ना, अलग अलग, ठीक है। तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो मैं चाहता हूँ, कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन, इसके शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ या रखूँ। देखो, मैं अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, देखो यार, अलग अलग केस आएंगे आपको अलग अलग जगह में। तो आपको कभी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा उसमें से, कभी इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। अरे पढ़ते आए होंगे ना 10th क्लास में कि जैसे Na+ बन जाता है, Cl- बन जाता है। ये कैसे बनता था? हम क्या करते थे, Na के पास से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। Na के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे, तभी तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता था। Cl के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी तो +- का चार्ज आता था, कैटायन एनायन बनते थे। अब ये होता कैसे है प्रोसेस? मतलब ऐसे बोल दिया कि प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसके पीछे बेस क्या है? कैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे? तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो काम होगा, कुछ प्रोसेस होगा, कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ तो होगा। वो एक्टिविटी है क्या? वो एनर्जी देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, उन सब के बारे में बात आई है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को मैं निकालना चाहता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड, मैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। तो बताओ मुझे, क्या इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या ये एनर्जी रिलीज करेगा? क्या इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा? अच्छा, सिंपल सी बात समझो, ये तो पता है ना एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज करता है, ये क्या होता है पता है ना? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी रिलीज्ड, चलो बता देता हूँ छोटी सी बातें। एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये तो पता होगा कि एक एनर्जी पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो बताओ, रिलीज वाली पॉजिटिव है या एब्जॉर्ब वाली पॉजिटिव है? सोचो। जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो वो नेगेटिव में ली जाएगी, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी पॉजिटिव में ली जाती है। इसको याद रखो, एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते थे? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक। बड़ी ही बेसिक सी बातें पहले पढ़ चुके हो, जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहें, ये इसमें काम आएंगी ये बातें, सही है। तो अब देखो कि मुझे यार इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? नहीं देगा यार, बिल्कुल भी। जो चीज तुम्हारी है, जो चीज आप लोगों की है, कोई और उसको लेने आए तो क्या आप उसको दे दोगे? नहीं दोगे, जब तक वो आपको कोई लालच नहीं देता, जब तक वो बंदा आपको कोई लालच नहीं देता या बदले में कोई चीज और नहीं देता, सही है, तभी तो आप अपनी चीज उसको दोगे। ऐसे ही एटम भी ऐसा करता है। ये बोला कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, Na+ चार्ज ले आओ,
क्यों ले आओ, ये बोलता क्यों ले आओ, मेरा इलेक्ट्रॉन मैं नहीं जाने देता। सही है, तो हमें इसको कुछ लालच देना पड़ेगा, कुछ और देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन के बदले में। इसको बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी इसको सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी कि ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको कुछ एनर्जी देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नहीं ये इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। तो इसको जो एनर्जी दी मैंने, जो इसको एनर्जी दी कि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ सके, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि मुझे एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए मुझे उसको कुछ लालच, कुछ गिफ्ट, कुछ भी देना पड़ेगा। तो जो मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, जो मैं उसको लालच दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ कि बदले में वो मुझे कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन दे, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम है, ये बाय द एटम, ये एटम, ये वाला एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये एनर्जी की यूनिट आप बार बार पढ़ोगे कैसे होती, किलो जूल पर मोल, पर मोल पे कितने किलो जूल एनर्जी दी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट है ये। सही है, कितनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी पर एटम पे, इतने किलो जूल एनर्जी दी पर मोल पे, या जूल पर मोल, कुछ भी बोल सकते हो। समझ आया? तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मेरे को किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसके बदले में मैं उसको कुछ दूंगा, वो कुछ क्या है, एनर्जी है, उसको दूंगा। जो मैं एनर्जी उसको दे रहा हूँ, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सी बात। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगी। कितनी आयनाइजेशन एनर्जी किसको कितनी देनी पड़ेगी, किसको कम देनी पड़ेगी, किसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना यार। उसके बारे में स्टडी करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, सबसे पहला फैक्टर, अरे यार, सबसे पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब क्या है, एटम का साइज। देखो, एक एटम ये रहा, इसका न्यूक्लियस, ये इसका शेल, ये दो शेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, शेल्स हैं ये। एक एटम ये रहा न्यूक्लियस, एक शेल, दो शेल, तीन शेल। एक एटम ये रहा, ये न्यूक्लियस और एक शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं लो, कितने भी हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। मेरे को जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, ये भी याद रखना। ये नहीं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन उठा लिया, नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे तो आउटर मोस्ट शेल में से निकालोगे, इलेक्ट्रॉन जब भी दोगे तो भी आउटर मोस्ट शेल में जाता है, याद रखना इस बात को। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब मुझे बताओ, इनमें से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है? सोचो थोड़ा सा। देखो, ये तो छोटा सा एटम, इसका साइज छोटा, तो इसके देखो, इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास पड़े हैं, यानी कि छोटा साइज है। देखो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, यानी कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको नहीं जाने देगा, क्योंकि ज़्यादा पास पड़े हैं। मैग्नेट पास पड़ा होगा, ज़्यादा दूर दूर होगा तो ज़्यादा। अब ये दूर है, देखो ये बड़ा है साइज, तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी इंटरेक्शन होगी। बट जितनी यहाँ पर थी पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी क्या यहाँ पर होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना यार, ये थोड़ी जाएगा। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस और ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी कि यहाँ कम है, यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। यहाँ और कम, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। यानी कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो मेरे को वैसे वैसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जितना छोटा एटॉमिक साइज, तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी लेकर वो इसको छोड़ेगा। साइज बढ़ेगा
तो मेरे को कम एनर्जी देकर भी काम चल जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। या मैं बोल लूँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझ में आई बात? समझ में आई ना? पक्का क्लियर है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पता है, जिसको हम जेड भी बोलते हैं। जेड क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, वही तो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना। इसके पास 3 प्रोटॉन्स है तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इसके पास 4 प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर 4, ऐसे होता है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं या पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। सही है। अब साइज बढ़ रहा है तो सही है। अगर साइज सेम होता, समझो अगर साइज सेम होता, जैसे ये यहाँ न्यूक्लियस, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 शेल और इसके पास भी 2 शेल्स, बस फर्क ये हुआ कि इसके पास Z है 3, इसके पास है Z 4। शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स सेम है। अगर ऐसा होता, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, अगर ऐसा होता, अब तो बोलोगे शेल एटॉमिक साइज बराबर है, अब कौन सा निकालना ज़्यादा आसान है? देखो अब तो साइज का फर्क था, अब साइज बराबर हो गया, दोनों से दो शेल था। अब किस में डालना मुश्किल है? देखो अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 या 3, कितने भी हुए ना, कितने भी हुए, 4 कर देते हैं चलो। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से निकलेंगे? साइज सेम है। अब क्या करें हम? देखो अंदर है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज में कितना? 3 प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मार रहे हैं। यहाँ पर 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ये होगा यार, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यार ये 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रोटॉन 4 को खींच रहे हैं, तो कौन खींच पाएगा? ये खींच पाएगा। यानी कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। चार्ज बढ़ता रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में, यहाँ 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जोर लगा रहे हैं, 3 प्रोटॉन 4 के ऊपर जोर लगा रहे हैं, 2 प्रोटॉन 4 के ऊपर लगा रहे हैं, तो ज़्यादा जोर तो इनका होगा ना यार, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनका ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालना है अगर। क्लियर है? पक्का। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा पॉइंट है, रब कर दो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, मुझे बताओ एक एटम, 2 एटम है मेरे पास। एक एटम है स्टेबल एटम, एक है अनस्टेबल एटम। बात करते हैं इसकी क्या है। स्टेबल मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा है ना। स्टेबल कौन कौन होता है? देखो स्टेबल कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स या तो फुली फिल्ड होंगे उसका ऑर्बिटल, या तो उसका ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, या उसका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। इसको कौन, ये होता है स्टेबल एटम। इसके अलावा कुछ भी हो तो अनस्टेबल है। सही है। जैसे यार कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, इसमें 6 आ सकते हैं और हाफ है तो हाफ फील्ड, यानी कि ये स्टेबल ज़्यादा है। एक ऐसा है 1s2 2s2, ये देखो इसका s भी फुली फील्ड, ये भी फुली फील्ड, तो ये भी स्टेबल है। अगर ऐसा है कोई 1s2 2s2 और 2p1, ये ना तो हाफ फील्ड है, आउटर मोस्ट को देखते हैं, ना तो हाफ फील्ड है, ये 3 होने चाहिए थे इसमें, ना ये फुली फील्ड है, तो ये इन दोनों के मुकाबले स्टेबल कम होगा, ये अनस्टेबल है। सही है। तो एक बात बताओ, क्या स्टेबल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या अनस्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? सिंपल सी बात है, वैसे तो कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ही नहीं, बट फिर भी अरे यार जो स्टेबल चीज़ है, जो पहले स्टेबल आराम कर रही है चीज़, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है। सही नहीं है? जो चीज़ पहले ही स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो अनस्टेबल हो जाएगी। कोई भी चीज़
खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहती है। पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में यही बात पढ़ते आए होंगे, किसी ने बताई होगी, नहीं बताई तो मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्स में हर चीज़ स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। कैसे? जितनी एनर्जी, यानी कि अगर वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है, हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई भी ले लो, कंपाउंड ले लो, बंदे ले लो, सब कुछ भी है, तो वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो अनस्टेबल हो जाता है। सही है, वो अनस्टेबल हो जाता है कि नहीं? अरे यार तुम देखो, सुबह सुबह उठे तो तुम्हारे पास एनर्जी बड़ी कम होती है ना, ऐसे मरे मरे से रहते हो, तो तुम आराम आराम से काम करते हो, एनर्जी नहीं होती। फिर खाना खा लेते हो, एनर्जी आ जाती है, भागे दौड़े जाते हो। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है। सुबह जाओगे बोरिंग से, लंच होने के बाद पूरी एनर्जी आ जाती है, तो तुम भागते हो, कभी इधर कभी उधर। इसको बोलते हैं आप अनस्टेबल हो चुके हो। जब भूख लगी होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपके पास लोएस्ट एनर्जी है, एनर्जी कम है, तो आप स्टेबल रहोगे। सिंपल सी बात। या मैं बोलूँ कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कौन होगा? एक एटम की बात करें तो अगर उसके ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो या उसका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो तो स्टेबल होगा। इसके अलावा अगर कुछ हो तो वो अनस्टेबल होगा। तो जो स्टेबल है पहले ही, वो अपनी स्टेबिलिटी क्यों लूज करना चाहेगा? वो चाहेगा ही नहीं मैं अनस्टेबल हो जाऊँ, तो वो चाहेगा नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूँ। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे यार इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। यार अब ये हाफ फिल्ड था, ये स्टेबल था, अब ये ना हाफ है ना फुल फिल्ड है, अब ये अनस्टेबल हो गया। ये चाहेगा नहीं कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं, बट हो तो जाएगा, मतलब हो तो जाएगा। देखो ये भी, बट इसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसको ज़्यादा लालच दूंगा, ज़्यादा एनर्जी। यार हो जा बोलेगा नहीं और ले ले यार, नहीं। फिर एक टाइम आएगा बोलेगा यार अब कोई ऑप्शन ही नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। सही है, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक, तो अनस्टेबल है जो, वो तो पहले ही अनस्टेबल है यार, वो पहले ही खराब हो रखा है। उसको और इलेक्ट्रॉन निकाल लो, लूज करो, कुछ करो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो पहले ही अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो इनको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है बजाय कि अनस्टेबल में से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत जरूरी है, मतलब फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, फुली फिल्ड है हाफ फिल्ड है, तो उसकी ज़्यादा उसको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इसकी देखो, तो इसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, इसको कम देनी पड़ी। जल्दी छोड़ देगा, ये करा मैं तो पहले ही लूट चुका हूँ, और लूट लो, क्या चक्कर है। ओके, समझ में आई बात? पक्का? चलें आगे। अगला पॉइंट होता है जी, लास्ट पॉइंट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। रब कर दूँ। अगला पॉइंट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अच्छा, पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझो। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? देखो, डी पॉइंट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पिछले लेक्चर में भी कुछ लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अभी तक शायद नहीं देखा होगा, अभी आप 3rd चैप्टर पे हो। तो हमारे पास है ना 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, वैसे तो ज़्यादा होते हैं, sp d f g h ऐसे होते रहते हैं। तो आप देखोगे पेनिट्रेशन इफेक्ट ऐसा होता है, sp d और f। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा समझाता हूँ डिटेल में। अगर केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है तो उसके बाद समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखो, ये जो ऑर्बिटल होते हैं, हम बोलते हैं कि ये शेल सुल ना बेकार चीज़ है। ऑर्बिटल होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पड़ी होगी ना, तो हम बोलते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। सही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4, इसके पास 5। क्या ये एटॉमिक नंबर है? सॉरी, ये क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। ये क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, और इसके पास होती है 1s2, इसकी होती है 1s2 2s1, 1s2 2s2 और 1s2 2s2 और 2p1। सबको आता ना, एक ये रहा, 2 ये रहे, 2 और 1 3, 2 2 4, 2 2 4 1 5। सही है, ओके। अब ये बोलता है कि इनमें से
इन सब में से वैसे तो साइज भी मैटर करता है। देखो इसका साइज ये होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल होगा इसके पास, अगर मैं बोलूँ, पर नहीं शेल नहीं देखना, पेनिट्रेशन इफेक्ट देखो। ये बोलता है कि एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, पी ऑर्बिटल में से उससे कम मुश्किल है, डी में से उससे कम मुश्किल है, एफ में से निकालना आसान है। इन चारों को अगर कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस में से निकालना। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, ये वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के रखता है। ये वाला ऑर्बिटल पी वाला न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है, पहले भी हमने बात करी है। उसके बाद और दूर, जितनी जितनी दूर न्यूक्लियस से ऑर्बिटल जाता रहेगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, फोर्स है, वो कम 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 होता जाएगा। तो ये बोलते हैं कि अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट एस है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पी है तो उसमें कम मुश्किल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट एफ है किसी का तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, या जी है या एच, आगे चलता रहेगा ऐसे, एस पी डी एफ जी एच, ऐसे चलता रहता है। आपके सिलेबस में इतना नहीं है, एस पी डी एफ तक आता है, ज़्यादा जी आ तक आ जाएगा, जस्ट वैसे बता रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इस ऑर्बिटल में से सबसे ज़्यादा टफ है, यानी कि अगर इसमें से निकाल लोगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी और कम। समझ में आया? इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, पक्का जी? चलें आगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, समझ लो कैसे बात बनती है इसकी, ठीक है? इसको समझो, डिटेल में समझो कि क्या है ये। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। अभी तो लिख लिया होगा, अब इसके एग्जाम्पल से लो तो बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाएगा। देखो मैं दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझ में आएगा। अच्छा, उससे पहले एक बात समझो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अलोंग द पीरियड, अच्छा बताओ, अलोंग द पीरियड बढ़ेगी या डाउन द ग्रुप बढ़ेगी? अलोंग द पीरियड बढ़ेगी या डाउन द ग्रुप बढ़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ेगी? डाउन द ग्रुप, सोच के बताना। आयनाइजेशन एनर्जी है जो, वो अलोंग द पीरियड बढ़ेगी या कम होगी? सोच के बताओ। देखो अलोंग द पीरियड जब चलेंगे तो शेल का साइज सेम रहता है, शेल का साइज यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम होते हैं, इसमें अगर ऑर्बिटल सब में बराबर होंगे। डाउन द ग्रुप जाओगे तो एक एक ऑर्बिटल बढ़ता रहता है, याद है ना? ये तो बताई थी ना, शेल्स कांस्टेंट रहते हैं अलोंग द पीरियड। जैसे इसमें एक शेल तो सब में एक 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 होगा, दो 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 होंगे, या तीन 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 होंगे, चार 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 होंगे। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे इसमें एक शेल, अगले में दो शेल, अगले में तीन शेल, अगले में चार शेल, तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, सही है? अलोंग द पीरियड की बात करते हैं तो शेल तो सेम है, यानी एटॉमिक साइज का तो चक्कर ही खत्म हो गया, साइज तो सेम ही है। तो हम बोल रहे थे एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो तो सिस्टम खत्म। अब बात करो न्यूक्लियर चार्ज की। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा प्रोटॉन्स, तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो उसमें को निकलने नहीं देगा, सही है? तो देखो जेड ऐसे बढ़ता है, जेड ऐसे बढ़ता है इधर को। अच्छा लिख ही दूँ क्या? चलो पहले समझा देता हूँ। देखो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, कौन? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? समझो। देखो मैं अलोंग द पीरियड की बात करता हूँ। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सही है? ये वाला ग्रुप लेते हैं, सही? इसका एटॉमिक नंबर लिखो, इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सही है? 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब समझो। देखो इसके पास न्यूक्लियर चार्ज है 3, यानी इसका Z, ये क्या है? Z है इसका, ये Z। जैसे जैसे Z बढ़ रहा है, देखो हमने क्या पढ़ा था? आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z।
आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जैसे जैसे जेड बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। यार इसका 9 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स मार रहे हैं, अंदर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके सिर्फ 3 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अंदर को फोर्स मार रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। 3 ज़्यादा अच्छा फोर्स मारेंगे, 9 अच्छा ज़्यादा फोर्स मारेंगे, तो हम बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी। जेड बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सही है। डाउन द ग्रुप आओगे तो देखो साइज बढ़ता रहता है। लिथियम है लीना की रब से फरियाद, याद है, ग्रुप नंबर फर्स्ट, हेलिना की रब से फरियाद। अब देखोगे इसका ऑर्बिटल बढ़ता रहेगा, इसका साइज बढ़ रहा है। इसके पास 2 ऑर्बिटां, देखो 1 और 2, इसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3, इसके पास 4 होते हैं, 2 3 4, इसके पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। देखो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ता था तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती थी, हमने पढ़ा था। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यही हम बोल रहे हैं। डाउन द ग्रुप आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी, यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, इस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसमें पड़ा, किस में ज़्यादा मुश्किल है? यार इसमें से ज़्यादा मुश्किल निकालना, ये तो न्यूक्लियस से दूर है, आराम से निकल जाएगा। कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी जैसे जाओगे नीचे नीचे तो कम होती है। तो क्या होती है? कम होती है। इतनी बात समझ में आई? पक्का? ओके, ठीक है जी। अब एक बात समझो, अच्छा देखो, अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। देखो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। अब बोलोगे, मैं बोलता हूँ इसी को उठा लेते हैं, चलो इसी को उठा लेते हैं, इस पीरियड को उठाते हैं। मैं बोलता हूँ कि इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस में लगाओ, तो आप बोलोगे अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, यानी सबसे ज़्यादा होगी इसकी। सही है सर, आपने बोला अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो इसकी कम ज़्यादा ऐसे चलती रहेगी। बट हमने एक थर्ड पॉइंट पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। वो ये बोलता था कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए स्टेबल एटम्स होंगे, वो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उनको। अच्छा ध्यान से देखो, मैं इसकी वो करता हूँ। इसकी होगी 1s2 2s1 1s2 2s2, सही है, 1s2 2s2 2p1, ये होगी 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। सही है क्या? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही है, 4 और 5 9। ओके, फ्लोरीन के बाद अच्छा एक नियोन भी आता है ना, लास्ट ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर 18 नियोन। तो इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। देखो यार, ये तो है नोबल गैसेस, ये तो बहुत स्टेबल, दुनिया भर के स्टेबल होती हैं, इनके पास तो स्टेबिलिटी का कोई अंत ही नहीं है ना। तो ये तो सबसे ज़्यादा आगे रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो देख भी रहे हो, ये फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड तो बहुत स्टेबल होता है ना। वैसे तो फुली फिल्ड हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, बट फुली और हाफ में कंपेयर करोगे तो फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ से चलो, देखो यहाँ से चलो और बीच में आओ कहीं, यहाँ इसको देखो, इसको बढ़ो यार, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, ये फुली फिल्ड है, इससे अगले वाला यार ये ना तो फुली फिल्ड है, हाफ फुली फिल्ड। तो क्या होता है एक्सेप्शन में, ये फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड आगे जंप मार जाते हैं। ये क्या करते हैं? आगे जंप। अरे यार ये वाला एटम इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, ये ना तो फुली है ना हाफ है, समझो। आप बोलोगे कि ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये तो पहले इससे ज़्यादा स्टेबल है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड कम स्टेबल। देखो ये तो इसके बाद ही तो आ रहा है, तो ये इसके साथ चेंज करेगा अपने लोकेशन। ये ना तो हाफ फिल्ड है, देखो 1s2 2s2 2p1, ना तो हाफ ना फुल, और ये फुली फिल्ड, तो ये चेंज कर जाएगा, ये इधर से उधर जम मारे। आगे आओ, ये देखो, ये भी हाफ फिल्ड हुआ, देखो ये भी हाफ फिल्ड हुआ, और अगले वाला ना तो फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड, 1s2 2s2 2p4 दिख रहा है ना। तो ये क्या करेगा, ये भी अपने इसके साथ बदल लेगा। तो एक्चुअली में होगा क्या, ये इसकी मेन होगी ये बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन,
फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। नियोन तो देखो लास्ट ग्रुप वाला एटम तो ग्रुप नंबर 18 का तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं। जब भी ग्रुप नंबर 18 आ जाए तो सबसे ज़्यादा तो होगी उसकी, क्योंकि यार वो फुली फिल्ड होते हैं। आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो किसी की भी, है ना, किसी की भी रहोगे, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेनन, सबकी फुली फिल्ड ऑर्बिटल आएंगे। जब भी दिख जाए तो वो तो सबसे आगे रहेगा। तो ये एक्सेप्शन है, हर एक में ऐसा ही होगा। जब भी आपको हाफ फील्ड और फुली फील्ड, ऐसा नहीं है वो चेंज करके आगे बिल्कुल आगे चला जाए, नहीं, सिर्फ एक का जंप करेगा, सिर्फ एक का जंप करेगा। इस बात को याद रखना, सिर्फ एक का जंप करेगा। जैसे एक और एग्जांपल दूं क्या, एक और एग्जांपल दूं, कहाँ लिखे, इसको रब कर दे, इसको रब कर देते हैं। लो जैसे एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल है जैसे कि ये देखो, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये पता है ना, ग्रुप नंबर 5, पीरियड नंबर 5, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सिलिकॉन, फॉस्फोरस के बाद क्या आता है यार, क्या आता है, सल्फर और क्लोरीन। सही है जी, ओके। अब आप इसमें देखोगे कि जो ये मैग्नीशियम और सल्फर है ये हाफ फिल्ड है। ये क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, बना नहीं रहा मैं, ये हाफ फिल्ड है। सही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हाफ फिल्ड होगी। बना दे क्या, चलो बना देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। कॉन्फ़िगरेशन करो इसकी, 1s2, 2s2, 224, 2p6 एंड 3s1। मैं पूरा नहीं लिख रहा अभी, है ना, पूरा नहीं लिख रहा मैं, बस यहीं लिख रहा हूँ। इसकी होगी 3s2। सही है, 3s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ऐसे 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 ऐसे। 3s के बाद 3p, तो ये आएगा 3p1, ये आएगा 3p2, ये आएगा 3p3। गलत हो गया क्या, 3s2, 3p1, 3p3 और 3p4, ये होगा ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s, 3p6, 4s1, और ये हो जाएगा 3p5। देखो, अच्छा गलत हो गया, ये इसके साथ चेंज करेगा। ये लो, अब देखो, ये देखो, ये हाफ फुली फिल्ड है। देखो ये पूरा 4 और 3s2 ये फुली फिल्ड, ये ना तो हाफ, ये ना, और ये हाफ फिल्ड। तो क्या होगा, ये और ये लोकेशन बदलेंगे, ये और ये लोकेशन बदलेंगे, और आगे क्या होता है, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है। लो 3p6 फुली फिल्ड है। देखो ये फिर, तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, इसकी वही एक्सेप्शन इसमें भी लगेगी। तो Na आएगा, फिर उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। इस बात को समझो, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड अपने अगले के साथ जम मार जाएंगे, सिर्फ बस इतना फर्क पड़ेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। सही है, ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखना ताकि आपको याद रहे। सही है जी। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। डाउन द ग्रुप तो ऐसे ही बढ़ती रहेगी, ऐसे ही कम होती रहेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप में कोई भी दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप में कोई भी दिक्कत नहीं है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो, एक पीरियोडिक टेबल में लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ लेता है, याद पता होना चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ लोएस्ट और हाईएस्ट किसकी होगी। देखो, अलोंग द पीरियड हाइड्रोजन से शुरू करेंगे और इधर को पड़ेगी हीलियम, और नीचे को कम हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, तो ऐसे बढ़ती 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 इधर आएगी। अगले ग्रुप में आओगे तो नीचे कम, इधर को बढ़ेगी। तो याद रखो, यहाँ से बढ़ी यहाँ तक गई, और ऐसे नीचे कम होगी, यहाँ से नीचे कम 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 होती जाएगी। तो ये और ये कॉर्नर सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी होती है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसके पास होती है, हीलियम के पास। और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है सीजियम के पास। सीजियम कौन सा ग्रुप होता है, ये याद है क्या, ग्रुप नंबर 1 होता ना, 1 ग्रुप नंबर 1 होता। हाँ, कैसे देखो,
ग्रुप नंबर 1 में पीरियड चलेगा तो हाईएस्ट, ग्रुप नंबर 3 में लो, नीचे चलेगा तो ये क्या होता है, ली ना की रब से फरियाद। आप बोलोगे इसकी होगी सबसे नीचे ना, नहीं, इसको हम बात ही नहीं करते ना, इसकी बड़ी सारी दिक्कतें हैं, हम पढ़ेंगे भी नहीं। ये सीजियम ये रहा सबसे नीचे आएगा, इसकी होगी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी होगी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसको नोट कर लो, समझ में आएगा। ठीक है, एक और अच्छा, एक और है एक्सेप्शन, बड़ी पूछी जाती है, हम बोलेंगे बिल्कुल सीधी होती है, बट उसको पढ़ लो। उसके बाद मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 क्या है जी, 15 कह रहा हूँ, ग्रुप नंबर कौन सा है, 2 12 13 ग्रुप नंबर 13 क्या है, बाप, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेरिलियम। सही है। तो आप बोलोगे, मैं बोलता हूँ इसकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो आप बोलोगे डाउन द ग्रुप कम होती है, तो आप तो बोल दोगे कि इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी कम, उसकी कम, उसकी कम। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसकी होती है जी, इसका पैटर्न याद करो, सबसे ज़्यादा होती है जी बोरोन की, सबसे ज़्यादा होती है जी बोरोन की, उसके बाद आती है जी इंडियम की, उसके बाद आती है जी इंडियम की, बोरोन की सबसे ज़्यादा, अच्छा ऐसे बना, बोरोन की सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आएगा ये, बोरोन की सबसे ज़्यादा नंबर 2 पे आएगा जी ये, और उसके बाद आएगा गैलियम, उसके बाद आएगा Tl, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। लो, ये एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। बच्चे सोचते हैं जी क्या दिक्कत है, देखो दिक्कत क्या है, इसको भूल जाओ अभी तो इसको याद रखो, पूछ लेंगे ऐसे दे देंगे। तो पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, और 5वें पे ये। बिंगा टेल एल, बिंग ब इन गा बिंगा टेल एल, हाँ जैसे मर्जी याद रख सकते हो। ओके, तो ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक्सेप्शंस ही पूछी जाती हैं। केमिस्ट्री को समझो, एक्सेप्शंस को याद रखो, सिंपल बातें कोई नहीं पूछता, वो तो सबको पता है। तो आप एक्सेप्शंस के ऊपर ध्यान दो बेटा, एक्सेप्शंस के ऊपर ध्यान दोगे तो बात बन जाएगी। तो ये एक्सेप्शंस याद रखो, लॉन्ग द पीरियड में फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड का हमेशा ध्यान रखना। वो एक स्टेप जंप मारेगा, ज़्यादा नहीं मारवाना उसको, या उठा के आगे ले जाओ, नहीं। सबसे ज़्यादा तो ग्रुप नंबर 18 की होगी, अगर उसमें हुआ, आपके एग्जाम्पल में हुआ, तो ग्रुप नंबर 18 की सबसे ज़्यादा होगी। सही है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, एक और बात समझो, सुनो, एक और बात समझो। देखो, एक होती सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, एक टॉपिक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, देखो एक एटम है ए, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो A+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कैसे निकला? इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, यानी कि इसके पास कुछ प्लस में आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। सही है, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तो इसके पास आयनाइजेशन एनर्जी आई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस A+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालता हूँ। सही है यार, अब निकाला तो अब कुछ और आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी इसको। सही है, अब मेरा मन नहीं भरा, मैं क्या करता, मैंने इसमें से एक और निकाल लिया, यानी कि अब कुछ और आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी इसको। तो मैं ये पूछता हूँ कि मुझे बताओ, इनमें से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हुई? इनमें से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हुई? मैं पूछता हूँ इसको इंक्रीजिंग, क्या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3? क्या ऐसा होगा? क्या ये वाली सबसे ज़्यादा होगी, या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1? कौन होगा? देखो समझो, ये होगा, ये सही है। क्यों? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने एक एटम में से, ये स्टेबल था, यह आराम से पड़ा था, मैंने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला, वो देना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने निकाला, उसका एनर्जी दी। बड़ी दिक्कत वाली बात है ना? उसने फिर भी दे दिया, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, प्यार से बोल रहा है, मैं दे देता हूँ। अब यार वो अनस्टेबल हो चुका है। सही है,
अब मेरे को और इलेक्ट्रॉन निकालना है, और दिक्कत होगी यार। अब मेरे को उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और दिक्कत होगी, अब और निकालना तो और दिक्कत होगी, यानी जितनी बार में इलेक्ट्रॉन निकालना हो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को उसको। तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ये ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखें, सक्सेसिव आयनाइजेशन। इसकी हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में भी बात करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको समझें, बुक उठाएं, कुछ और टॉपिक्स एग्जांपल्स दे रखे हैं उसको समझने की कोशिश करें, है ना। ये ध्यान से देख लिया होगा तो कोई इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बट टॉपिक्स कंसेप्ट यही हैं, ठीक है। तो एंजॉय करें, ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।